Today we are doing the NCERT of second chapter. Yes, half of it on potential we had already covered. A few numericals I know रह गए थे because the video got disconnected in between. So we'll complete all of those as well. Fine. I won't be copying the question here. Please take your textbook with you and just keep it with you to read the question or to refer the question. Fine. Just to refer the question, keep it along with you. Fine. So let's begin. Yeah. So this is the NCERT. We are starting with question 2.5. Yes. चलो शुरू करें हम और आप मिलके फिजिक्स चैप्टर 2 NCERT. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. ठीक है, तो ऐसा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में एयर है, इसका कैपेसिटेंस दिया है 8 पिकोफैरेड. 1 पिकोफैरेड इज 10 raised to -12 farad. ठीक है. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? इनका डिस्टेंस कम कर दो, ये छोटा बना दो इसको. Yes, and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. मतलब दो चीजें करनी है, डिस्टेंस कम करना है और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालना है ना. लेट्स सी यहाँ पे फर्स्ट क्विकली लेट्स ड्रॉ द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ. ये कैपेसिटर रहेगा हमारा, यस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा रहेगा. What is the capacitance of a parallel plate capacitor? It is given by epsilon A by D. Yes, and this value is given as 8 picofarad, which is nothing but, please given लिख देना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, 8 into 10 raised to -12 farad. Now बोल रहे हैं कि इसका डिस्टेंस कम कर दिया. ओके, ऐसे. Yes, let this distance between the plates be D. बोला है नाउ द डिस्टेंस इज मेड हाफ, तो d/2 हो जाएगा. और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है ना, जिसका वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 6. फाइन. सो अच्छा, एरिया ऑफ द प्लेट चेंज हुआ है क्या? देखो तो ये प्लेट है, इसका एरिया, लेट द एरिया ऑफ द प्लेट बी ए, तो यहां पर भी एरिया ऑफ द प्लेट इज स्टिल ए ओनली, है ना. बोल रहे हैं फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस. ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस. सो लेट द न्यू कैपेसिटेंस C डैश बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D इनटू K टाइम्स हो जाता है ना, यस और नो. C डैश इज इक्वल टू K इनटू C, तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 बिकॉज डिस्टेंस चेंज हो गया इनटू K. यस, खत्म. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट. d ऊपर जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A K बाय D, है ना. एप्सिलॉन नॉट A बाय D की वैल्यू पता है हमको इसकी. यस, सो 2 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू -12 उसकी वैल्यू है, हाँ कि नहीं. और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 6. ये इसकी वैल्यू पता है ना यार, ये देखो ये वाली एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये वैल्यू पता है ना. तो A की वैल्यू पता होने की जरूरत नहीं है. एरिया, यस, 8 2 जा 16, 16 into 6 is I guess 96 into 10 raised to -12 farad is the new capacitance, और 96 picofarad. आंसर चेक करते चलना अपने बुक्स में कहीं. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, एकदम सिंपल सा था. यस, NCERT क्वेश्चन नंबर 6. देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. ठीक है, सिंपल. What is the total capacitance of the combination? बहुत सिंपल है, 1/c 1/c 1/c, मतलब 1/9 1/9 1/9, 3/9 तो 9/3 तो 3 picofarad. ठीक है, बता दूंगा. What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? ठीक है, तुम अपने पास बुक रखो रेफरेंस के लिए, वापस बता रहा हूँ so that you understand it carefully.
देयर आर 3 कैपेसिटेंसेस व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये है 3 पिको फैरेड, ये भी है 3 पिको फैरेड, ये भी है 3 पिको फैरेड. यस, नहीं, ईच ऑफ 9 बोला है ना, सॉरी, ईच ऑफ 9 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज. What is the equivalent capacitance? So C equivalent is 1 upon C equivalent is equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C. तीनों C है ना, या C1 C2 C3 ले लो भाई. 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9 is 3 by 9. C equivalent is equal to 9 upon 3 which is 3. Yes, pico farad. ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब बोला इसको एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया ऑफ 120 वोल्ट सप्लाई. ठीक है, तो ठीक है, फिर इसको एक बैटरी के अक्रॉस यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ, कहीं भी ऊपर नीचे है. 120 वोल्ट सप्लाई. ठीक है, और बोला है नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. यहाँ देखो अलग रहेगा, यहाँ अलग रहेगा और यहाँ अलग रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस. Yes, so let the potential difference here be V1, V2 and V3. चलेगा क्या? Fine. उससे पहले टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा तुमको in the circuit. Yes or no? So Q is equal to C equivalent into V. So 3 into 10 raised to minus 12 into 120. 12 3s are 36. 360 into 10 raised to minus 12. Yes, which is nothing but 360 पिकोकूलम लिख दूं इसको. See, 360 into 10 raised to minus 12. तो इतना चार्ज है. Yes, अब इतना चार्ज तीनों में से इक्विवेलेंट चार्ज निकलेगा यहाँ से बाहर. Yes or no? ये यहाँ से इतना चार्ज निकला, इसमें से भी सेम चार्ज, इसमें से भी सेम चार्ज, इसमें से भी सेम चार्ज. Yes or no? और तीनों का ये भी सेम है. करेक्ट. So V1 is equal to Q1 upon C1. Yes, Q1 तो 360 है, 360 पिको कूलम, and C1 is 9 पिको फैरेड, है ना. तो what will be the answer? ये आएगा 40 volts. Yes, वैसे V2 भी 40 आने वाला है और V3 भी 40 ही आने वाला है. सीधा सीधा समझ लो यार, 120 वोल्ट का सप्लाई है और 3 इक्वल कैपेसिटेंस है. यस, और चार्ज सब में सेम जाएगा तो डिवाइड बाय 3 होएगा. 40 40 40 तीनों से निकलेगा, काम खत्म. आई होप इट इज क्लियर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. 7th क्वेश्चन. 3 capacitors of capacitances 2, 3, 4 are connected in parallel. Okay, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, तीनों पैरेलल में कनेक्ट किया. What is the total capacitance of the combination? पैरेलल में है तो 2 plus 3 plus 4 5, 5 plus 4 9. So 9 picofarad. आंसर खत्म. Yes, 2, 3, 4. Determine the charge on each capacitor. अब अलग अलग चार्ज रहेगा तीनों के ऊपर. If the combination is connected to a 100 volt supply. Fine. देखो तो यहाँ पे जरा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 आई गेस, जो भी रहेगा. ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा. एकदम सिंपल सवाल है यार. ठीक है, ठीक है. एंड इट इज कनेक्टेड, ये रहने दो फिलहाल. सो दिस इज 2 पिकोफैरेड. 2 है, 3 था एंड 4. यस, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना. कितना होगा ये? 9 पिकोफैरेड. खत्म. अब देखो ये बैटरी से कनेक्ट किया है इसको, प्लस V वोल्ट एंड 0. ठीक है, तो यहां से चार्ज जाएगा, इधर अलग, इधर अलग और इधर अलग, तीनों में अलग अलग चार्ज जाने वाला है. लेकिन तीनों का पोटेंशियल 100 वोल्ट होगा बिकॉज दे आर ऑल इन पैरेलल. ये भी 100 वोल्ट, इसका भी 100 वोल्ट, इसका भी 100 वोल्ट. तो चार्ज निकाल लो फिर. इसका चार्ज 2 पिकोफैरेड जो है उसका चार्ज Q1 बोलते हैं फॉर एग्जांपल, इज इक्वल टू C1 V1, है ना, विच इज 2
इंटू V तो 100 ही है, सो 200 पिको कूलम इसका चार्ज ले लो। C2V2, V तो अगेन 100 ही है, 3 into 100 which is 300 pico coulomb, and 3 is C3V3, so 4 into 100 is 400 pico coulomb। करेक्ट, ये दो चीजें निकालने बोली थी, तो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी, दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए। क्लियर है, इजी सिंपल एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो क्वाइट इजी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन कैपेसिटर पे। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द एयर बिटवीन द प्लेट्स with air between the plates, each plate has an area of this much, area दे रखा है, distance between the plate is also given, है ना। तो ये प्लेट्स है, ये प्लेट का एरिया, मतलब इस प्लेट का एरिया, ये एरिया दे रखा है। यस, ईच प्लेट, इसका भी एरिया इतना, इसका भी एरिया इतना, और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 3 mm। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये तो बहुत सिंपल है यार, एकदम से डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इन दिस कैपेसिटर, सॉरी, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, ओके, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, 1 सेकेंड। सो क्वेश्चन सेज ये कैपेसिटर है, यस, the area of the plate is given, area is 6 into 10 raised to minus 3 meter square, and d, the distance between them is also given as 3 mm, which is 3 into 10 raised to minus 3 meter। ये डिस्टेंस दिया है और प्लेट का एरिया दे दिया। बोल रहे हैं फाइंड द कैपेसिटेंस, तो वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट A by D, करेक्ट। और एयर है इसके बीच में, यस, मतलब आजू बाजू भी एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर की वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 इंटू एरिया इज 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। यस, फिजिक्स में सबसे बोरिंग पार्ट होता है ये सब कैलकुलेशन करना। ठीक है, सो आई कैलकुलेट दिस फॉर यू गाइस। यह आएगा 1.77 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 फैरेड। यस, मीटर स्क्वायर फैरेड में आएगा आंसर। ठीक है, अब सेकंड केस में वो बोल रहा है कि नाउ दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। यस, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से, ऐसे ऑफ 100 वोल्ट, 100 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच प्लेट। तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू C इंटू V। यस, तो C की वैल्यू ऊपर से मिल गई 1.77 10 रेज टू माइनस 11 इंटू व्हाट इज द वोल्टेज 100, है ना। सो 1.77 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 कूलम, पिको कूलम नहीं आएगा इधर, कूलम आएगा। फाइन, सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। दो चीजें पूछी थी, यस, आई होप यही दो चीजें हैं, है ना। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, दैट्स इट, इतना ही पूछा था, है ना। तो हमने चार्ज ऑन ईच प्लेट भी निकाल लिया और व्हाटएवर जो चाहिए था वो सब निकल गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ रहे, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड, ऐसे सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं सेम टू सेम। फाइन, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, अच्छा मतलब इसके पहले के क्वेश्चन में, a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. Yes, while the voltage supply remained connected. So the question still remains the same.
सिर्फ यहाँ पे माइका शीट इंसर्ट कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 6, है ना। तो जो पिछला आंसर आया था कैपेसिटेंस का, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। कैपेसिटेंस चेंज होगा ना अभी, यस और नो? यस। सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये है हमारा कैपेसिटर। नाउ प्रीवियस केस में व्हाट वाज द आंसर ऑफ कैपेसिटेंस? सी 1.77 10 raised to minus 11, 1.77 into 10 raised to minus 11। अभी इसके बीच में मैं माइका शीट इंसर्ट कर दूंगा, तो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो द न्यू कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ c, है ना, विच इज नथिंग बट 6 into 1.77 into 10 raised to minus 11। यस, ये हो जाएगा T2 into 10 raised to minus 11 farad. This is the new capacitance. Yes, we know that when we insert a dielectric, the capacitance of the capacitor increases k times. तो increase हो गया, है ना। Now the question is कि वो बोल रहे हैं कि भाई अभी what will happen? Explain what would happen if the capacitor given in exercise a 3 mm thick mica sheet। तो 3 mm thick मतलब उनके बीच का distance was 3 mm only, तो पूरा भर दिया माइका से। While the voltage supply still remained connected, तो चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा? देखो हमने चार्ज कैलकुलेट किया था पिछले केस में, व्हाट इज द चार्ज, तो यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा कि चार्ज कितना होगा। यस, सो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। यस, एंड द न्यू चार्ज इज इक्वल टू न्यू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। यस, तो न्यू कैपेसिटेंस इज 1.062 into 10 raised to minus 11 into voltage is 100. So the new capacitance will be 1.062 10 raised to minus 9. Yes, ये 10 raised to minus 10 हो जाएगा, क्योंकि 1.77 है ना, मैंने पॉइंट कंसीडर नहीं किया है वहां पे, ठीक है, पॉइंट कंसीडर नहीं किया था, तो ये 10 करेक्ट, और ये फिर 8 हो जाएगा। दिस इज 10, पॉइंट कंसीडर नहीं किया था मैंने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। 2 के बाद पॉइंट है, फाइन, करेक्ट, तो मैंने 1 पॉइंट लिखा ना, इसको शिफ्ट किया इधर। सी बेसिकली मेरा इसका आंसर आया 1062, तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए, बट मैंने यहाँ लिखा तो एक 10 raised to minus 11 से 10 raised to minus 10 हो गया। तुम लोग कर लेना यार कैलकुलेट, इतना कूलम। सो नाउ द न्यू चार्ज इज दिस मच कूलम। यस, एंड द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। देखो यहाँ पे बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, हमने बीच में माइका डाल दिया, माइका डालने से न्यू कैपेसिटेंस इतना बन गया एंड न्यू चार्ज इतना बन गया। यस, अब बोल रहे हैं नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। देखो व्हाट विल हैपन आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, अब सप्लाई को करेंगे डिस्कनेक्ट। तो व्हेन द सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, देखो यहाँ पे बहुत सारा चार्ज आके बैठा होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आके बैठा होगा, है ना, यहाँ पे माइनस चार्ज आके बैठा होगा। सप्लाई अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दूं तो भी यहाँ पे तो चार्ज बैठा ही रहेगा कि नहीं? चार्ज थोड़ी ना कहीं जा सकता है, ये लो चार्ज तो वहीं के वहीं पे बैठा रहेगा। यस, बट द पोटेंशियल across the two plates will change, yes or no? See, after battery is removed, charge cannot flow anywhere, उसको जगह नहीं है, so Q will remain constant, चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता ना, वहीं पे बैठा रहेगा। यस, बट बैटरी का काम क्या है? टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही थी बैटरी, बट अब बैटरी हट गई। यस, देयरफॉर वी विल चेंज, हाँ कि नहीं? द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स, वी किधर का? अक्रॉस द प्लेट्स, across the plates, the potential across the plates will change,
and the new potential will be V dash is equal to Q upon C dash. V is equal to Q by C, हाँ कि नहीं? तो Q कितना है? 1.77 into 10 raised to minus 9. सी यार ये न्यू चार्ज है, दिस इज न्यू चार्ज. बैटरी ने कुछ चार्ज उसको एक्स्ट्रा सप्लाई किया है ना? जब बैटरी जब नॉर्मल कंडीशन में था वो विदाउट माइका, बीच में कुछ नहीं था, कुछ नहीं, नॉर्मल केस में द चार्ज वाज दिस मच, हाँ कि नहीं? इनिशियली जो हमने कैलकुलेट किया था, यस, तब भी बैटरी कनेक्टेड थी तो इतना चार्ज उसके ऊपर आ गया था. यस, तो चार्ज में कोई चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पर, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, वही तो मैंने इसीलिए यहाँ लिखा. यस, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट विच इज दिस, जो पहले चार्ज मिला था हमको, लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हो गया 1.062 इंटू 10 रेज टू माइनस 8. देखो यार, ये कैपेसिटेंस चेंज हुआ बिकॉज ऑफ एडिंग माइका. यस, माइका ऐड करने से चार्ज में कुछ फर्क आएगा? ये बताओ. तुम बोलोगे यार यहाँ तो सर चार्ज में फर्क आ गया है ना, अरे बैटरी कनेक्ट किया था भाई, वो चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया है उसको, है ना, माइका ने थोड़ी चार्ज सप्लाई किया है. अच्छा, अब देखो सीधी बात है, सी दिस इज द जनरल कंफ्यूजन जो बच्चों को रहेगा, है ना, इसीलिए बता दे रहा हूँ. जनरली बच्चे ये क्वेश्चंस पूछते ही. देखो ये यहाँ पे चार्ज आया, देयर इज एयर, यहाँ पे एयर है, कितना चार्ज आ गया यहाँ पे? यहाँ पे चार्ज आया 1.77 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 कूलम, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से. अब मैंने यहाँ पे माइका डाल दिया. अरे माइका डालने से चार्ज थोड़ी ना चेंज होने वाला है. यस, चार्ज चेंज नहीं होने वाला माइका डालने से, करेक्ट? सी अगर कंसिडर इट दिस वे, ये अलग क्वेश्चन है, ये यहाँ एक पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का, और ये अलग क्वेश्चन है, ये पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का. ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस. इन दोनों क्वेश्चंस को रिलेट नहीं करना, दो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें पूछी है. यस, जब बैटरी कनेक्टेड था तो कैपेसिटेंस चेंज हो गया, यू हैव न्यू कैपेसिटेंस. इस न्यू कैपेसिटेंस की वजह से द चार्ज विल बी दिस मच, करेक्ट? आफ्टर द बैटरी इज रिमूव्ड, अब प्लेट्स है, प्लेट्स के बीच में ऑलरेडी चार्ज इतना था. यस, सो वी विल बी टेकिंग दिस चार्ज, है ना, और इसको कैलकुलेट कर लेना यार. तो वोल्ट, इतना वोल्ट हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स. चलो मैं बता ही देता हूँ कैलकुलेट करके. ओके, आई एम यूजिंग कैलसी फॉर दिस. आई एम यूजिंग कैलकुलेटर फॉर दिस टू कैलकुलेट. तो ये आता है 1.67 1.68 वोल्ट. फाइन, यू गाइस कैन चेक द आंसर्स इन योर बुक. फाइन, so this was question number I guess 9. so 8 and 9, see all concept, इसमें से छोटे छोटे concepts clear होते जाएंगे. okay, question number 10 बोल रहा है a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. ठीक है, how much electrostatic energy is stored in the capacitor. छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बना देता हूँ. ये 12 picofarad का कैपेसिटर is connected to a 50 volt का बैटरी. yes, how much energy is stored? half CV square. ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैं. so half into C कितना है? 12 into 10 raised to minus 12 into V कितना है? 50 volt. सॉल्व कर लो. 6 5 6 30, 300 into 10 raised to minus 12, बराबर ना? कुछ गड़बड़ किया? स्क्वायर है, सॉरी, स्क्वायर into 50 अगेन. 3 5 15, 1 2 3 0 into 10 raised to minus 12 joules. इतना जूल्स का एनर्जी उसमें स्टोर होता है. इफ यू वांट टू राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर रहेगा, 1 सेकेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर रहेगा 1.5 into 10 raised to 12, 1 2 3 4 minus 8. 4 पॉइंट शिफ्ट कर दिया इधर. 1.5 into 10 raised to minus 8 joules. That is the energy stored in the capacitor. छोटा सा सिंपल हाफ यूवी स्क्वायर का फॉर्मूला, हाफ सीवी स्क्वायर.
कंफर्टेबल, खत्म। चलो, a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply। अच्छा, ठीक है। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor। ठीक है, देखो ये भी छोटा है, यस, बट ठीक है, विल डू इट प्रॉपरली। कॉन्सेप्ट समझो, और एक फॉर्मूला भी बताऊंगा इसके लिए, शॉर्टकट याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो भी कोई टेंशन नहीं, लॉजिक यूज करना, ठीक है। हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस, क्वेश्चन वही रहना है। सी, देयर इज अ कैपेसिटर, 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, 600 पिकोफैरेड। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, पहले इसको बैटरी से कनेक्ट किया 200 वोल्ट के, और इसको चार्ज कर दिया। फर्स्ट इट इज चार्ज बाय कनेक्टिंग टू अ 200 वोल्ट बैटरी। द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, और दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिस्कनेक्टेड, एंड इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से, अनचार्ज्ड कैपेसिटर से, which is also a 600 picofarad capacitor। yes, तो ये था 600 picofarad, it is connected to a uncharged 600 picofarad capacitor। how much electrostatic energy is lost in the process, इस प्रोसेस में। अब क्या होगा, बेसिकली ये पूरा अनचार्ज है ना, 600 पिकोफैरेड, ये यहां से इसमें एनर्जी ट्रांसफर करेगा या चार्ज ट्रांसफर करेगा, थोड़ा बहुत एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बिकॉज ये अनचार्ज था, तो इट विल ट्रांसफर सम चार्ज हियर। यस, यस, तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस वाले कैपेसिटर का, जब वो अकेला था, है ना, दूसरा तो पिक्चर में ही नहीं था। सो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू 600 इंटू 10 raised to -12 इंटू 200 का स्क्वायर। इज इट फाइन, करेक्ट? तो ये कितना आ रहा है, 304, 4 3s are 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 raised to -12, विच इज नथिंग बट, इसको शिफ्ट करेंगे तो आएगा 1.2 इंटू 10 raised to -5 joules is the initial potential energy of the system। हाँ कि नहीं? नाउ ये एक दूसरे कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया हमने। अब व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस, सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ कि नहीं? दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ना, दोनों एक के बाजू में कनेक्टेड है, करेक्ट? ये देखो, ये था पहला 600 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, it is then connected to another capacitor which is uncharged, correct? तो इसमें से इसमें एनर्जी जाएगा, ये ऐसे बस ज्वाइन कर दिया सर्किट, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा ना, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ ऐसे दिखाया मैंने उसको, बट ये दोनों एक्चुअली सीरीज में कनेक्टेड है, समझ में आया? करेक्ट? नाउ दिस इज ऑल्सो 600 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट? Equivalent capacitance, yes, they are connected in series, so 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, या फिर सीधा सीधा equivalent capacitance is equal to C1 C2 upon C1 plus C2, है ना? तो ये हो गया 600 into 600, रादर ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा इजी जाएगा, इसलिए वो लिखा था। यस, 1 upon 600 plus 1 upon 600 which is 2 upon 600, है ना? तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 600 upon 2, 300 picofarad is the equivalent capacitance of this particular circuit, है ना? Now calculate its energy, इसका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। यस, एनर्जी मतलब U फाइनल is nothing but equal to half C into V square। Can we use this formula? No। पोटेंशियल नहीं पता ना यार, पोटेंशियल V नहीं पता, या V की क्या वैल्यू डालोगे,
है ना. सो यूज दिस फॉर्मूला. दूसरा वाला हमारे पास और भी है, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी है. यस और नो. सो हाफ इंटू व्हाट इज क्यू स्क्वायर, चार्ज है ना. रादर दिस विल बी इजियर, सॉरी फॉर द मेस, ये इजी रहेगा ज्यादा, क्योंकि 200 वोल्ट इस वहां पर पोटेंशियल है. देखो यार, जब ये बैटरी को कनेक्टेड था, यस, इसके दो एंड्स पे, यहाँ पे प्लस 200 और यहाँ पे 0, करेक्ट, ऐसा पोटेंशियल डेवलप हो गया रहेगा ऑलरेडी. सो दिस पोटेंशियल, यस, विल बी यूज्ड हियर एज वेल, है ना. वी तो 200 वोल्ट ही रहने वाला है यार, करेक्ट. एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस केस इज 300 into 200 का स्क्वायर, which is again solving this you get ये 15 4 60, yes, 0 0 into यहाँ पे 10 raised to minus 12 आएगा ना, 300 into 10 raised to minus 12, yes. सी 15 4 जा 60, तो ये 600 हो गया, और इसका रेज टू 4, 4 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना. सो दिस विल बी नथिंग बट 6 into 10 raised to minus 6 जूल्स, करेक्ट. और अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो दिस विल बिकम 0.6 into 10 raised to minus 5 जूल्स. So our initial potential energy of the system was 1.2 into 10 raised to minus 5 joules, and the final potential energy of the system is 0.6 into 10 raised to minus 5 joules, correct. So loss of energy is equal to, concept class में भी ऐसे ही पढ़ा था हमने, मतलब जब theory lectures चल रहा था, yes, final minus initial, u final minus u initial, which is equal to फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी कम है, 0.6 minus 1.2 into 10 raised to minus 5, which is nothing but minus 0.6 into 10 raised to minus 5 joules, है ना. अब लॉस इन एनर्जी वो तो ठीक है ना. तुम लोग सिर्फ 0.6 into 10 raised to minus 5 लिख सकते हो. What is this? See, we are doing work. What is the formula? Change in potential energy is equal to positive of work done by external agent, है ना, या फिर change in potential energy is equal to negative of the work done by the electrostatic force. ये पढ़ा है हमने, यस और नो. तो यहाँ पे तो हम तो कोई वर्क डन कर ही नहीं रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आया वहां पर, नथिंग मोर देन दैट. गेटिंग इट? सो 0.6 into 10 raised to minus 5 joules is the amount of work done. और लॉस इन एनर्जी, लॉस है इसलिए माइनस है, लॉस है इसलिए माइनस है, यहाँ पे ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, यस. तो वंस अगेन क्विकली, 200 वोल्ट के अक्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्टेड था, उस कैपेसिटर को का एनर्जी फाइंड आउट करो. तो इनिशियल एनर्जी इज ओनली ऑफ वन कैपेसिटर, यस, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. फाइंड आउट द एनर्जी. फिर क्या किया, ये सप्लाई तोड़ दिया और इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया ऐसे, विच इज अनचार्ज. अब अनचार्ज है, उसका कैपेसिटेंस है 600 माइक्रोफैरड, तो ये अभी इसमें एनर्जी ट्रांसफर करेगा. ये चार्ज है ना, इसके ऊपर पोटेंशियल भी है 200 वोल्ट का, यस, ये इसको चार्ज करेगा काइंड ऑफ, यस. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उसका, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. निकाला, फाइंड आउट द फाइनल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद लॉस इन एनर्जी इज UF minus UI. क्लियर है? एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, आई डोंट रिमेम्बर, 11, क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है. मूविंग अहेड, ये सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये ऑलरेडी पिछले सेशन में किए हैं, या ये किया है
अच्छा, बाय द वे इस क्वेश्चन का इट सेड एक लॉस इन एनर्जी का फॉर टू कैपेसिटर्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, है ना, याद भी नहीं दिलाते हो तुम लोग। लॉस इन एनर्जी डेल्टा यू फॉर टू कैपेसिटर सिस्टम इज C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2, ऐसा होता है। यस, यहां देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर? 600 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, 600 पिको फैराड। दूसरे का भी वही वैल्यू है तो स्क्वायर कर दो यहाँ पे, यस और नो, इंटू व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर? 200 वोल्ट्स माइनस व्हाट इज द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड कैपेसिटर? 0। यार पहले तो सेकंड कैपेसिटर सिर्फ बैठा ही था ना, अकेला बैठा था, यस और नो, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, इट वाज नेवर कनेक्टेड टू अ बैटरी, और पहला वाला वाज कनेक्टेड टू अ बैटरी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू C1 प्लस C2, यस, सो 2 इंटू C लिख दो, C1 एंड C2 बोथ आर सेम, सो 2 इंटू 600 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, सॉल्व करके देख लेना, आंसर आएगा 0.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 जूल्स। ये सॉल्व करने के लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, सो यू कैन यूज दिस डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, है ना। लॉस इन एनर्जी व्हेन बैटरी रिमूव्ड बैटरी इंसर्टेड वाले सम्स रहते हैं, लॉस इन एनर्जी, यस, व्हेन बैटरी रिमूव्ड और बैटरी इंसर्टेड वाले क्वेश्चंस आए तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, फाइन। चलो आगे। So we have done till question number 18 in the last session, है ना। तो question number 19 से शायद हम चालू करेंगे, अभी यहाँ तक हुआ था और यहाँ से वो सेशन कट हो गया, तो question number 19 we'll do right now. What does the question say? ध्यान दो थोड़ा। It says one of the two electrons of H2 molecules is removed. Okay, if one of the two electrons is removed, we get a hydrogen molecular ion H2 plus. हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का एटम होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यस और नो। तो H2 में कितना रहेगा? H2 में you will have 2 protons and 2 electrons, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, यस। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 plus the two protons are separated by roughly this much distance and the electron is roughly this much from each proton. Determine the potential energy of the system. Specify your choice of zero potential energy. Okay, थोड़ा ज्यादा बड़ा है। Question number 19, ध्यान दे दो, ये है हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन, ये है हाइड्रोजन का दूसरा प्रोटॉन। देखो H2 में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है इसके 2 प्रोटॉन एज इट इज है और हमने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो ये हो गया H2 प्लस, बिकॉज एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। दीज 2 प्रोटॉन्स, अब इसमें है 2 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, द 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड रफली बाय डिस्टेंस ऑफ 1.5 एंगस्ट्रॉम, yes, and the electron, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, it is separated from the 2 protons by roughly a distance of 1 angstrom. तो this is the system, correct? बोल रहा है find the potential energy of the given system, ठीक है। तो U पोटेंशियल एनर्जी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ U? दो का लेके ऐड करना पड़ता है, यस और नो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 प्रोटॉन सिस्टम इज 1/4 pi epsilon naught अपॉन R1, इसको R1 बोल देता हूं, चलेगा। लेट दिस डिस्टेंस बी R2। अब इन दोनों की वजह से एनर्जी कितना रहेगा? पोटेंशियल, द पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज 1/4 pi epsilon naught
charge of proton, charge of electron upon r2, let this distance be r3, plus 1 upon 4 pi epsilon naught the potential energy between these two. So once again the same, yes, charge on this divided by r3. What is the formula of energy? भूल गए तुम लोग सब कुछ, है ना? दो बॉडीज है, दो चार्जेस है यहाँ पे Q Q. Yes, potential energy of the system is given by K Q1 Q2 by R. हाँ कि नहीं? तो ये वाला कॉम्बिनेशन लिया पहले इन दोनों के बीच में. दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड, और सबको ऐड किया जाता है. यस और नो गाइस, है ना? तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जाए. यस, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है. यस और नो? सो क्यू क्यू कॉमन लिया जाए. यस, इनटू बचा क्या? 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3. करेक्ट? लेकिन यहां गलती हो गई मेरी. गलती क्या? चार्ज सेम है लेकिन क्यूब ई विल बी नेगेटिव रहेगा ना, तो यहां प्लस के बदले माइनस लेता हूं क्योंकि मैंने उसका मैग्नीट्यूड बाहर ले लिया, क्यू इंटू क्यू, बट दिस इज नेगेटिव. वैल्यू सेम है बट क्यू ई नेगेटिव रहेगा, तो उसकी वजह से यहां माइनस आने वाला है. यस, so this is 1 upon 4 pi epsilon naught into q का square, so 1.6 into 10 raised to minus 19 is the value of charge into 1 upon 1.5 angstrom, 1.5 into 10 raised to minus 10, yes, minus 1 upon 10 raised to minus 10, 1 का distance है, माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 10. बस अब इसको सॉल्व कर लेना यार प्लीज तुम लोग, ना. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.6 10 रेज टू माइनस 19 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 10 रेज टू माइनस 10 कॉमन निकाला जाए यहाँ से. मैं सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ. -2, ये -1 -2 बचेगा. फाइन, ये 10 रेज टू 10 ऊपर चले जाएगा. ठीक है, ये सॉल्व करके आंसर निकालोगे. प्लीज डू दैट, एटलीस्ट डू दैट. यस, ये आएगा जूल्स में, जो भी हो जूल्स में आंसर आएगा ये. यस, और अगर वैसे उन्होंने पूछा नहीं है बट देन जनरली चार्जेस का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला जाता है. तो यहाँ जो भी आंसर आएगा x डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. गाइस प्लीज कैलकुलेशन करो यार, बाकी सब बता रहा हूँ. एंड यू नीड टू प्रैक्टिस द कैलकुलेशन आल्सो. मुझे पता है अभी तक सारे क्वेश्चंस जो तुमने लिखे भी होंगे, तुमने वैल्यूज कॉपी की है. कुछ बच्चे जो कर रहे होंगे, बाकी लोग नहीं करते. फाइन, सो दिस इज द क्वेश्चन. बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 20. Two charged conducting spheres of radii A and B, okay, are connected to each other by a wire. तो दो spheres हैं, they are connected to each other by a wire. What is the ratio of electric fields at the surfaces of the two spheres? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया है ऑल इन वन में. ऐसा एक क्वेश्चन था, तो सेम लॉजिक हम लोग यूज करेंगे. Use the result obtained to explain why the charge density on the sharp and pointed ends of the conductor is higher than the flatter ends. This concept would be important. ये concept मैंने पढ़ाया नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाऊंगा. ठीक है, सो अच्छे से ध्यान दे दो इसके ऊपर, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. So let's take two spheres. ये एक, let the diameter, sorry, radius be a. बोला है two spheres of radius a and b. ये है radius b वाला sphere. ठीक है, are connected to each other with a wire. ठीक है, ये वायर से कनेक्ट कर दिया हमने इसको. जैसे ही मैं इसको वायर से कनेक्ट करूंगा
इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यस और नो? लेट दिस बी स्फीयर ए एंड लेट दिस बी स्फीयर बी। इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, उसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, वगैरह वगैरह, है ना? इसके ऊपर होगा ना कुछ तो चार्ज होगा, लेट्स से क्यू ए, एंड इसके ऊपर चार्ज है लेट्स से क्यू बी, करेक्ट? जैसे ही मैं वायर से कनेक्ट करूं, कुछ चार्ज में भी ट्रांसफर होगा या फिर पोटेंशियल तो इक्वल हो जाएगा, दे विल बोथ रीच ऑन इक्वल पोटेंशियल। सो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल? 1 अपॉन एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, हाँ कि नहीं? तो क्यू ए बाय आर, आर इज द रेडियस, तो मैंने ए लिखा वहां क्योंकि ए रेडियस दिया है उन्होंने। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी, लेट द चार्ज ऑन बी बी क्यू बी, अपॉन रेडियस बी, इधर से ये कटा, क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए बाय बी। द रेशो ऑफ चार्जेस ऑन बोथ इज ए इज टू बी, यस? लेकिन उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यस? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर इज के क्यू बाय आर, नहीं के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्फीयर है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर का, यस? विच इज नथिंग बट के इंटू क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर। क्यू ए बोला है ना हमने, लेट द चार्ज बी क्यू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ बी, ऐसे ही आएगा बी अपॉन बी स्क्वायर, यस? रेशो निकालना है तो डिवाइड कर दो, अपॉन ई बी इज इक्वल टू के क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन के क्यू बी, ठीक है? के से के कटा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्यू ए अपॉन क्यू बी। क्यू ए अपॉन क्यू बी का वैल्यू है हमारे पास ए बाई बी, डाल दो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए बाई बी, यहां से एक एक कटा, यहां से एक एक कटा, यस? सो द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज नथिंग बट बी बाय ए। कंफर्टेबल? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पहले भी करवाया है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम, ठीक है? फिर उसके बाद बोला है व्हाट इज द रेशो ऑफ चार्ज डेंसिटीज, है ना? याद नहीं क्वेश्चन, किधर गया? व्हाट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेसेस ऑफ द टू स्फीयर्स? नहीं, बस इतना ही पूछा है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यूज द रिजल्ट टू ऑब्टेन, use the result obtained to explain why the charge density on the sharp and pointed ends of any conductor is higher than that of the flatter portions। इसका मीनिंग भी समझाता हूँ, इसके पहले एक छोटा सा डेरिवेशन बताता हूँ, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ तक किया है एंड इनफैक्ट वो डेरिवेशन ही काम आएगा तुमको आगे समझने के लिए, ओके? देखो जरा आप क्या है आगे। Let the charge densities on the two spheres be sigma A and sigma B। Let, यहाँ पे चार्ज होगा ना कुछ तो, जो भी चार्ज होगा, let the charge density be sigma A and let the charge density here be sigma B। चलेगा? Fine? अब let's calculate something। QA upon QB is equal to, what is Q? Sigma is equal to Q by A, हाँ कि नहीं? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। नाउ दिस इज अ स्फीयर, यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, क्यू अपॉन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो क्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यस और नो? Sigma is Q is equal to sigma into 4 pi r square. So what is QA? QA will be equal to surface charge density of sphere A into 4 pi into A square, क्योंकि उसका रेडियस A दे रखा है।
सिमिलरली दिस विल बी 4 पाई बी स्क्वायर, क्योंकि इसका डेंसिटी देके रखा है ऑलरेडी। क्लियर है ना? 4 पाई से 4 पाई कटा, क्यू ए अपॉन क्यू बी का रेशो ऑलरेडी ए बाई बी निकाल रखा है हमने ऊपर, इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यस, ए से एक ए कटा, बी से एक बी कटा, सिग्मा ए बाय सिग्मा बी इज इक्वल टू बी बाय ए। इंपॉर्टेंट, द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसका मतलब देखो एक बार, सिग्मा ए इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू बी, हाँ कि नहीं? सिग्मा ए इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू बी। इसका मतलब क्या होता है? टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब बेसिकली यहां से अगर तुम देखोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर सिग्मा इंटू रेडियस इज कांस्टेंट। देखो, दो स्फीयर है, एक का रेडियस बड़ा है, दूसरे का रेडियस छोटा है, लेकिन सिग्मा इंटू इसका रेडियस और सिग्मा इस पे इंटू इसका रेडियस इज कांस्टेंट। देखो, दोनों इक्वल है, इक्वल, यस इक्वल है, मतलब दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेगी, हाँ कि नहीं? और इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल ही है, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज अगर कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस और नो? दैट मीन्स सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। द सरफेस चार्ज डेंसिटी is inversely proportional to the radius। ठीक है, this is the relationship between sigma and r। अब देखो, एक रैंडम कंडक्टर लेता हूं, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं लेंगे, थोड़ा सा रैंडम शेप लेंगे उसका, है ना? मुझे बनाने दो उसको पहले। ना लुक एट दिस कंडक्टर, ऐसे ही बनाया है क्योंकि शार्प एजेस का मतलब समझाना है मुझे तुमको। यस, अज्यूम द रेडियस, ये सेंटर ले लो यहां से, है ना? सी, लुक एट दिस कर्व्ड पार्ट, ये कर्व्ड पार्ट है, ये भी थोड़ा सा कर्व्ड पार्ट है ना? ये भी थोड़ा सा कर्व्ड या स्ट्रेट पार्ट है। यस, बट दीज आर द शार्प एजेस। शार्प, जो भी शार्प एजेस रहती है, क्लियरली यहां से यहां का डिस्टेंस देखो, लेट दिस डिस्टेंस बी r1, यहां से यहां का डिस्टेंस देखो, लेट दिस डिस्टेंस बी r2, और ये शार्प एज का डिस्टेंस देखो यहां से, ठीक है, r3, बहुत बड़ा है r3। द डिस्टेंस ऑफ शार्प एजेस इज ग्रेटर, हाँ कि नहीं? एक्चुअली ये R1, R2, R3 नहीं हो सकता। लेट मी ड्रॉ गुड कंडक्टर, थोड़ा ढंग से कंडक्टर ड्रॉ करता हूँ। बिफोर आई ड्रॉ दैट, इसका मतलब समझ लो थोड़ा। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है यार? जो कंडक्टर देखो, मैं वैसा के वैसा भी कंडक्टर अगर बना दूं ऐसे, यस, तो आई कैन नॉट टेक अ सेंटर। यहाँ पे मैंने जो सेंटर लिया ना, वैसे नहीं होगा, सेंटर नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, ठीक? लुक एट दिस पर्टिकुलर कर्वेचर, ये इतना कर्व पार्ट कंसिडर करो, सिर्फ ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रहेगा? ये हाँ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस, करेक्ट? अब ये पार्ट ले लो, ये पार्ट शार्प एज, दिस इज अ शार्प एज। तो ये शार्प एज बनाने के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा रहेगा, यस और नो? सी,
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये एज बनाने के लिए, या ये वाला ले लो, दिस इज शार्पर एज कंपेयर टू दिस. सी दिस इज माय सरफेस 1, दिस इज माय सरफेस 2. विच इज शार्पर? ये शार्पर है, हाँ कि नहीं? और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, ये R1. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला सर्कल, ये ऐसा सर्कल बनेगा अगर मुझे बनाना है यहाँ पे, तो इसका रेडियस रहेगा R2. यस और नो? ये वाला देखो, ये कर्व देखो, ये कर्व शार्प एज है, दिस इज मोर शार्पर. 3 और भी ज्यादा शार्प है. तो ये एज बनाने के लिए एक छोटा सा यहाँ स्फेरिकल सरफेस बनेगा फॉर एग्जांपल, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो और भी छोटा है. यस और नो? करेक्ट. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3. R3 का रेडियस ऑफ कर्वेचर शार्प एज, ये कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ रैंडम शेप जिसमें शार्प एजेस भी है, जैसे ये एक शार्प एज है, ये 3 एक शार्प एज है. यस. नाउ इफ द रेडियस इज बिगर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सो सिग्मा 1 yes will be smaller than sigma 2 will be smaller than sigma 3. मतलब sigma 3 सबसे ज्यादा है, मतलब चार्ज डेंसिटी यहां पर सबसे ज्यादा होगी. यस. और चार्ज डेंसिटी यहां पर थोड़ी कम होगी, और चार्ज डेंसिटी यहां पर और भी कम होगी. यस. बिकॉज the sigma is inversely proportional to radius of curvature. If the radius is bigger, then sigma will be less. हाँ कि नहीं? देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का रेडियस निकालो, क्योंकि इसका रैंडम शेप है यार, है ना. यहां से सेंटर से मैं रेडियस नहीं ले सकता क्योंकि इक्वल नहीं है. करेक्ट. तो वो पर्टिकुलर कर्व बनाने के लिए मुझे क्या रेडियस है वो देखना पड़ेगा. एंड इफ R इज स्मॉल देन सिग्मा इज मोर. यस. तो देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा है, समझो बात को. गाइस ये वाला एक्सप्लेनेशन शायद ही कहीं मिले, बट समझो. सो इसीलिए अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना. यहाँ पर तो और भी ज्यादा रहेगी चार्ज डेंसिटी, भर के यहाँ पे चार्ज रहेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया वगैरह ज्यादा रहेगा यहाँ पे. क्यों? अभी इसका पूरा डेरिवेशन भी तो दिया ऊपर. यस, दिस इज द डेरिवेशन. समझ में आ रहा है? काइंड ऑफ. ठीक है. तो इतना भी डेंजर कंडक्टर नहीं लेना है, ऐसा नहीं देंगे वो कंडक्टर, ऐसा रहेगा कुछ ऑफ दिस सॉर्ट. ये थोड़ा बेटर है, थोड़ा बेटर. देखो ये एक शार्प एज है यहाँ पे, काइंड ऑफ शार्पर, है ना. ये एक है दूसरा, ये कैसा फ्लैटर एंड है. यस. तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा, एज कंपेयर टू द अदर रेडियस. तो इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ईच पॉइंट. रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते हैं ना, है ना. तो ये एक कर्व है यहाँ पे, इसका रेडियस, ये तो ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस है. यस. तो यहाँ पर तो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से हो जाएगा, है ना. पर यूनिट लेंथ रहेगा वहां पे सरफेस डेंसिटी. यस. सो दैट इज द. अच्छा अभी क्वेश्चन पे जाओ. अभी क्वेश्चन पे पूछ ही वो रहा है. देखो, यूज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड टू एक्सप्लेन व्हाई द चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज हायर देन द फ्लैटर पोर्शंस. Yes, it is higher because sigma is inversely proportional to the radius of curvature of the particular conductor. तो क्योंकि pointed edge पे रेडियस छोटा होता है, the charge density is more. समझ आया? Yes. तो इस तरह से वो कॉन्सेप्ट वर्क करता है. तो कुछ चीजें जो छूट जाएगी मे बी छोटी मोटी थियरी के वक्त, वो यहाँ कवर हो जाएगी. सो नॉट टू वरी. इसलिए मैं एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन लेता हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी से बढ़कर कुछ नहीं, छोटी छोटी बहुत चीजें कवर होती है वहां पर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.21.
two charges q and plus q minus q plus q are located at this and this respectively. What is the electrostatic potential of these points? Please refer your textbook, है ना, मैं टेक्स्ट बुक रेफर करके मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने वाला हूँ. फाइन, यू गाइज आर सपोज टू रेफर योर टेक्स्ट बुक, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा, बड़ा क्वेश्चन है. यस, प्लीज डू इट. ओके, सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. ओके, अब क्या बोल रहा है? टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट 0 0 माइनस ए एंड 0 0 ए रेस्पेक्टिवली. देखो मैंने तीन एक्सिस बनाया, एक्स वाई जेड. ये है 0, ये है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इज वर्टिकल, है ना. दो चार्जेस है एट 0 0 माइनस ए, तो ये देखो यहाँ पे मैं लूंगा माइनस क्यू चार्ज, चलेगा. सी 0 0 माइनस ए पे लोकेटेड है, और यहाँ पे 0 0 प्लस ए होगा. सी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट कुछ तो है, मतलब जेड एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है, तो यहाँ पे है एक प्लस क्यू चार्ज रेस्पेक्टिवली. What is the electrostatic potential at the points 0 0 z and x y 0? ठीक है, 0 0 z. अब 0 0 z कहाँ है मुझे नहीं पता. Let's take this point as 0 0 z. कोई भी पॉइंट ले सकते हो यार, तुम्हारी मर्जी, है ना, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, इट इज योर विश, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. यहां ले लो z, या तुम यहां भी ले सकते हो z, तुम यहां भी ले सकते हो z, तुम यहां भी ले सकते हो z. तुमको पता नहीं z कहां पर है ना. तो अभी के लिए मैं यहां पे ले रहा हूं z पॉइंट, एंड लेट दिस पॉइंट बी p. और उन्होंने बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट p. So electrostatic potential at point P is the electrostatic potential due to charge Q plus the potential due to charge minus Q. इसकी वजह से चार्ज और इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, खत्म. और एक चीज नोटिस करो, पहले तो ये चार्ज प्लस Q और ये चार्ज माइनस Q इज मेकिंग अ डाइपोल, हाँ कि नहीं? यस. And we are finding the potential at a point P. Yes, we are finding potential at point P along the axis of dipole. तो अगर फॉर्मूला याद है तो चिपका दो. मुझे याद नहीं है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो इसलिए सॉल्व करके बता रहा हूं. कितने रटोगे यार फॉर्मूला, यस और नो? करेक्ट. तो लॉजिक भी रिवाइज करो, लॉजिक रिवाइज करो बार बार. फॉर्मूला तो खैर हो जाएगा, या नहीं किया तो भी चल जाएगा, और फॉर्मूला याद है तो फिर तो नथिंग लाइक दैट. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. यस. सो नाउ या तो एक्चुअल पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करो अगर कर सकते हो तो, ठीक है. तो डाइपोल है, एक्सिस पे पॉइंट है. यस. हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? यहां से 0 से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? z. यस और नो? z है ना, ये 0. ये डिस्टेंस है a, और ये डिस्टेंस कितना है? z माइनस a. ये z है, ये a है, तो प्लस q से पॉइंट p का डिस्टेंस है z माइनस a, ठीक है. ये डिस्टेंस कितना है? a. तो माइनस q से ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? z प्लस a. ठीक है क्या? यस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये फॉर्मूला बहुत बेसिक है, तो ये तो याद करना ही है, इनटू q बाय r. यस. तो ये प्लस q, उससे डिस्टेंस कितना है? z माइनस a. पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r या q by x, whatever. r is the distance of the point from the charge, plus 1/4 pi epsilon naught q. अब ये माइनस q है, माइनस q अपॉन डिस्टेंस इज ये वाला बड़ा
z प्लस ए, माइनस क्यू चार्ज से z प्लस ए, है ना। टेक 1/4πε0 कॉमन, q भी कॉमन ले लो, q भी कॉमन ले लो, 1/z माइनस ए माइनस 1/z प्लस ए। यस, सिंप्लीफाई दिस, you get q/4πε0, फटाफट थोड़ा, z प्लस ए माइनस z प्लस ए अपॉन z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, z से z कटा, q इंटू 2a अपॉन 4πε0 z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यस, दिस इज योर आंसर। अगर अच्छा नोटिस करो, ये p है, p डाइपोल मोमेंट। What is dipole moment? Q into the distance between the two charges, हाँ कि नहीं? Yes, तो यहाँ पे देखो सेंटर में 0 है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो ये हो जाएगा 2a, करेक्ट। सो p लिख दूं इधर, p इज इक्वल टू q इंटू 2l। जब हम थियरी पढ़ रहे थे तो हमने l लिया था और 2l से सॉल्व किया था, तो कुछ भी देते हैं, a l whatever। सो p अपॉन 4πε0 z square minus a square is the required potential at point P, and that's the solution to this question. Yes, first part क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखो। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 z, तो 0 0 z पॉइंट पे हमने पोटेंशियल, है ना। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट x y 0, x y 0 कहां पे आएगा? x y 0 पॉइंट विल बी इन x y प्लेन, हाँ कि नहीं? This point will be in xy plane, which is nothing but perpendicular to the dipole. Yes, dipole के perpendicular आएगा, मतलब यहां से अगर देखोगे तो ये पॉइंट तुम्हारी तरफ होगा कहीं, तो towards you, towards you, it will be towards you, correct? And towards you मतलब perpendicular पे लाई कर रहा है, उसके perpendicular bisector पे, हाँ कि नहीं? The point is lying on the perpendicular bisector of it, and hence the potential on a perpendicular bisector of a dipole is 0. तो x, y, 0 ये पॉइंट देखो xy प्लेन में लाई करता है, हाँ कि नहीं? xy प्लेन में, and xy plane is perpendicular to the z axis, and therefore the potential at a point, potential at x, y, 0 will be 0. समझ में आया? The potential on the perpendicular bisector of a dipole is 0. याद करो, ठीक है? So that is the solution, 0. फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन, obtain the dependence of potential on the distance r of a point from the origin when this is this, ऐसा कुछ दिया है, ओके। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, अब ये डिराइव नहीं करते बैठेंगे, याद करना भी पड़ेगा कुछ फॉर्मूला। वी नो दैट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज cos थीटा बाय r स्क्वायर, यस और नो? ऐसा ही है ना? सो 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट? मतलब दिस पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, बस यही पूछा है, इतना ही पूछा है, देख लो। ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन डिस्टेंस r इफ द पॉइंट इज वेरी वेरी फार अवे, मतलब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। देखो a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये है a, ये है a। यस, तो यू हैव टू ऑब्टेन द पोटेंशियल एट लेट्स से दिस पॉइंट विच इज वेरी 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 फार अवे, है ना? और ये cos थीटा लेते हैं हम लोग। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? ये क्या बकवास कर रहा है सर, कभी सिखाता कुछ नहीं है, पता नहीं कहां से क्या बकवास करता है, करेक्ट?
अरे ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये Q, ये माइनस Q, इनके बीच का डिस्टेंस है ये A, ये A. Find the potential at point P which makes an angle theta. Yes, इसको प्लस इसको माइनस ले लो, है ना? तो ये थीटा एंगल बनाया पॉइंट P, तो उसका फॉर्मूला होता है ये. याद आया कुछ? वेरी गुड. तो बस बोल रहे हैं फाइंड द डिपेंडेंस. यस, अब बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुमको ये डिराइव करना पड़ेगा. डिराइव. यस, जो मैं नहीं कर रहा हूं वापस. यस, पीछे जाओ, देख लो सेशन. So it is inversely proportional to r square. Vp is inversely proportional to r square. Clear है? This is what you will have to write down as the answer. Comfortable? चलो, पार्ट सी भी कुछ है यार इसका, बहुत बड़ा ही सवाल है. How much work is done in moving a small test charge from point 500 to -700 along the x-axis? Does the answer change if the path of the test charge between the same points is not along the x-axis? देखो, x-axis के ऊपर ये दो पॉइंट्स है ना? तो चार्ज को उसके अलोंग मूव करना चाहते हैं हम. हमारे डायग्राम पे जाते हैं थोड़ा सा. यस, हमारा डायग्राम है ये. सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस. ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. कोई चार्ज है, उसको यहां से यहां पे मूव करना है हमको. ठीक है, 2 पॉइंट्स. दिस इज लेट्स से 500 एंड दिस इज -700. यहां से चार्ज को यहां पे मूव करके लाना है. हाउ मच इज द वर्क डन? What is the potential of these 2 points? The potential of these 2 points is 0. Guys, x-axis is perpendicular to z-axis. हाँ कि नहीं? Yes, तो x-axis z-axis का perpendicular बाइसेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो उस पे पोटेंशियल 0 रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना? सो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, है ना? तो दो पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए द वर्क डन विल ऑल्सो बी 0. एंड दिस वर्क डन does not depend on path. Does not depend, ऐसा एक पहले भी क्वेश्चन हमने किया NCERT से. Depend on the path traveled, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Fine. These 2 points are on x-axis, that is along the x-axis है. X-axis is perpendicular to z-axis. So the potential at this point is 0, है ना? The potential at this point is also 0, and you are moving a point from here to here, है ना? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे उसको मूव कर रहे हैं, ऐसा समझ लो. The potential on entire x-axis due to these 2 charges, due to these 2 charges is 0. Yes, and it does not depend on path travel. समझ में आया? And hence work done is 0. दो वे में बताया. Yes, due to these 2 charges, once again धीरे से प्यार से, एक चार्ज है प्लस Q, एक चार्ज है माइनस Q, और ये है हमारा z एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस. लेट्स से फॉर एग्जांपल इजी जाएगा समझने में. What is the potential at this point? 0. What is the potential at this point? 0. Due to these 2 charges, है ना? इन दो चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ पे पोटेंशियल 0. पूरे एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल 0. द पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल इज 0. यहाँ से उठा करके यहाँ चार्ज लेके जाने में वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा. यस, V इज इक्वल टू W बाई Q. W इज इक्वल टू V इंटू Q. Yes, V ही 0 है तो वर्क डन विल बी 0 नो मैटर विच पाथ यू फॉलो. यस, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. कहीं से भी लेकर के जाओ, वर्क डन 0 ही रहेगा.
हाँ, आई होप समझा। क्लियर है? ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 22. Figure shows a charge array known as electric quadrupole. देखो चार चार्जेस है, 1, 2, 3 और 4. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल. एक चार्ज अगर होता है सिंगल तो इसको बोलते हैं मोनोपोल, है ना. 2 चार्ज होते हैं तो इसको बोलते हैं डाइपोल. यस और नो? वैसे 4 चार्जेस है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल. फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रपोल, ये देखो ये क्वाड्रपोल है ये, और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है P. ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन R if R by A is very very greater than 1 and contrast your result with that due to an electric dipole electric monopole. yes? क्या क्वेश्चन है, करना क्या है, सब देखेंगे. यस, देखो यहां पे जरा अभी. सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज. ठीक है, ये डिस्टेंस उन्होंने R दे रखा है ऑलरेडी. यहां से लेकर के पॉइंट P का डिस्टेंस इज R. सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज? K Q by R. यस और नो? एंड दिस R इज नथिंग बट R प्लस A. ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस A. यस और नो? कैन आई कंसिडर बोथ ऑफ दीज चार्जेस टुगेदर एज -2q चार्ज? -q प्लस -q एज -2q, है ना. तो ये हो जाएगा प्लस k इंटू -2q अपॉन द डिस्टेंस इज R. क्योंकि वो जॉइंट है, चिपके हुए हैं, तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही है. प्लस ये थर्ड वाला, इसका डिस्टेंस कितना है? ये R माइनस A. यस और नो? सो KQ अपॉन R माइनस A. कंफर्टेबल? K कॉमन ले लो, Q कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन R प्लस A माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R माइनस A. बस इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, है ना. सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. लेट्स सॉल्व दिस. थोड़ा सा डायरेक्ट करूं क्या? चलेगा? सो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी R इंटू R स्क्वायर माइनस A इज द, ओके, सो ये आएगा R स्क्वायर. प्लीज तुम लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना. प्लीज यू गाइस सॉल्व इट. प्लीज यू गाइस सॉल्व इट. R इंटू R प्लस A इंटू R माइनस A. मैंने कुछ भी नहीं ये किया है, सिर्फ एलसीएम लिया है. ये एलसीएम लिया है, तीनों को मल्टीप्लाई किया उससे. सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचेगा इधर? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 2R स्क्वायर से माइनस 2R स्क्वायर कटा, है ना. फिर माइनस AR से प्लस AR कटा, 2A स्क्वायर अपॉन, यस, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा R इंटू A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. फाइन. सो यू गेट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस, 2A स्क्वायर डिवाइडेड बाय R क्यूब माइनस R क्यूब माइनस A स्क्वायर R. फाइन है. सी थोड़ा सा अलग वे में इसको सॉल्व करेंगे. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें से R क्यूब कॉमन ले लो, R क्यूब. यस, तो बचेगा क्या? 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. हाँ कि नहीं? देखो यहां से R क्यूब कॉमन आ गया तो नीचे R स्क्वायर बचेगा. मल्टीप्लाई करके देखो, A स्क्वायर R बचेगा. नाउ दे हैव क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, क्या है देख लो एक बार. R by A, R upon A is very very greater than 1. See, R by A is very very greater than 1.
तो यहाँ पे देखो फिर ना, if r by a is very very greater than 1, then a by r is very very less than 1. हाँ कि नहीं? तो ये जो a by r है that is very very small as compared to 1. So can I assume it as 0? बहुत छोटा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा. So what are we left with? 2a square cube divided by 4 pi epsilon naught r cube. 1 minus 0 is 1, है ना? So the potential at point P. A constant है, Q constant है, 4 pi epsilon constant है. So Vp is inversely proportional to R cube. और यही तो निकालने बोला था. Yes. Find the dependence of potential on the radius. देखो, obtain the dependence of potential R. Yes. Contrast your result with whatever. ठीक है? Obtain the dependence of potential on R. So the potential का dependence on R is inversely proportional to R cube. The potential for a quadrupole is inversely proportional to R cube. If you guys remember, then for a dipole का formula है तो उसमें the potential is inversely proportional to r square, है ना? And for a monopole मतलब only one charge, the potential at point P due to charge Q is inversely proportional to r. तो उससे कंपेयर करने बोला है. So for a quadrupole the potential is inversely proportional to r cube. For a dipole, potential is inversely proportional to r square, and for a monopole, potential is inversely proportional to r. And this thing, according to me, is little important for you guys to remember. ठीक है? Multiple choice questions CET में, बोर्ड में जो आएंगे वो इस पे बेस्ड आते हैं. तो फटाफट मार्क करने का. और बाई चांस अगर इस पे क्वेश्चन भी आया तो डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, ओके? इसको डिराइव करो टाइम पे. यस, क्योंकि क्या आएगा क्वेश्चन पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है. गेटिंग इट? चलो लेट्स मूव ऑन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 23. सो 23 ऑनवर्ड्स कितने बाकी है भाई? बहुत बाकी है. 23 onwards to 37. Okay, so already the session is quite extended. We will continue the session tomorrow. Yes, and we'll finish off NCERT and then we will also begin with the exemplar of this particular chapter. Fine. See you guys. Take care. Please write down all the solutions. Trust me, कोई भी source निकाल लो. Solutions का pick up any source, है ना? ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड कर लो, कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड करो सॉल्यूशन एंड कंपेयर द सॉल्यूशंस. यहाँ पे मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ और वहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा, कंपेयर द साइज एंड द अप्रोच एंड द मेथड, है ना? बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस होते हैं, अननेसेसरी कुछ भी सॉल्यूशन देते हैं. करेक्ट डेफिनेटली होते हैं लेकिन मेथड वेरी करेगा, है ना? सो प्लीज फॉलो दिस. ओके, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय.